सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट है हमारा टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इस ये मॉक टेस्ट नंबर है 4। ऑलरेडी दो मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। मॉक टेस्ट नंबर बात करूँ 3 और 2, ये दोनों मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। पहला मॉक टेस्ट हमने यहाँ पे नहीं किया था क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी कर लिया था। ये मॉक टेस्ट मैं लाइव करता हूँ, लाइव इनका सोल्यूशन करते हैं हम और देखते हैं अपना रैंक, अपना कितने हमारे मार्क्स वगैरह बन रहे हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे आज देख पा रहे होगे आप 1 मिनट 22 सेकंड होगी, लगभग 8 मिनट मेरी यहाँ पे ऑलरेडी बिगड़ चुकी हैं क्योंकि वीडियो स्टार्ट कर दी थी मैंने बनानी। बाद में देखा कि मैंने यहाँ पे ऑडियो नहीं आई है तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी टाइम बिगड़ चुका है मेरा। अब इसे दोबारा से रिकॉर्ड किया है इसलिए यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 21 मिनट और स्टार्टिंग से मैं कर नहीं पाया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एबीसी के पास तीन क्रमशः 45,000, 54,000 और 81,000 रुपये हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ चुका हूँ इसलिए इसको, और 10%, 20%, 30% ये खर्च कर रहे हैं और बाकी शेष राशि को ये बचा रहे हैं। तो कर कर आ रहे हैं ये ए बी सी, हमारे ए बी सी तीन दोस्त हैं। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये यहाँ पे 4500 रुपये, 5400 रुपये और 8100 रुपये इनके पास हैं। इनमें से 10%, 20% और 30% ये क्रम से खर्च कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे इसे बताता हूँ। 450 इसके पास रुपये है, मतलब 45,000 इसके पास रुपये है। अब इसमें से इसने 10% खर्च किए तो बचाए कितने, 90%। यहाँ पे सेविंग निकाल रहा हूँ मैं, सेविंग। ठीक है, 45,000 रुपये थे, इसने 90%, 10% खर्च कर लिए, बचे इसके पास 90। 90 के नीचे मैं 100 लिखता, उससे 2 जीरो कट जाएंगी तो यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब इसे यहाँ पे सेविंग निकालनी है, इसकी कितनी सेविंग हुई तो उसके लिए इसे मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो लास्ट में आएंगी, एक तो ये जीरो एक ये जीरो। 9 की मल्टीप्लाई 45 में कर दो। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 और 9 चौक 36, 36 4 हो जाएंगे आपके 40। तो 40,500 यहाँ पे अमाउंट निकल के आ रहा होगा। ये तो अमाउंट, ये तो हो गया इनके पास राशि। राशि कितनी थी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 45,000। और बी के पास थी यहाँ पे राशि 54,000। सी के पास थी राशि 81,000। और इनके पास जो सेविंग अमाउंट है, सेविंग अमाउंट खर्च किया तो देखा रखा है यहाँ पे 10,000, 10%, 20%, 30%। और यहाँ पे बाकी जो बात की है रेस, जो शेष राशि बैंक में जमा की, शेष राशि की बात की है तो यहाँ पे शेष राशि जो इनके पास शेष अमाउंट बचा है, ये बचा है 40,500 ए के पास बचा है। अब बी की बात करूँ तो मैं बी के पास बचा है 54,000 रुपये। डायरेक्ट मैं 5400 लिख देता हूँ और 2 जीरो क्योंकि 100 से कट जाएंगी और यहाँ पे 20% ये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा 80%। 80 की इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 जीरो पीछे आएंगी। 8 पन्ना 40 की जीरो, यहाँ से लगे 4। 8 चौक 8 पन्ना 4, सॉरी सॉरी 1 मिनट यहाँ पे मिस्टेक होगी। 8 चौक 32 का 2, यहाँ से लगे 3। 8 पन्ना 40 और 3 43। तो यहाँ पे इसके पास हो जाएगी सेविंग राशि 43,200, 43,200 रुपये। अब बात करते हैं सी की। सी ने 30% खर्च किया तो यश के पास 810 रुपये और 30 इसने खर्च किया है 30%। तो बचा कितना 70। तो 70 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो ऑलरेडी आएंगी। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। तो इसके पास जो हो गई राशि 56,700 रुपये इसके पास सेविंग अमाउंट हो गया। ये बात हमारे पास निकल के आ गई। अब ये बोल रहा है ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे ए और सी की कुल धनराशि ए की बचत की कितनी प्रतिशत है। तो देखो यहाँ पे देख रहा है ए की बचत बी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे देख रहा है ऑप्शन पे अगर आप निगाह मारोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये चार ऑप्शन सेम ही है। ए और बी की राशि 93.75, 93.75, ये चारों में सेम देखने के लिए मिलेगी। तो पहले से हमारा कोई मतलब नहीं है, पहले की तो ये आएगी ए से बी की धन, 1 मिनट, ए से बी की बचत कितनी प्रतिशत है ये तो हमारे को पता चल गया, 93.75% है। ये मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी कैसे करना। बाय द वे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है सी की कुल धनराशि ए की बचत से कितनी प्रतिशत है। तो सी की धनराशि 81,000 की बात कर रहा है यहाँ पे। और ए की बचत, सी की कुल धनराशि ए की बचत से कितना प्रतिशत है। ए की बचत ये है और इससे कितना प्रतिशत है। तो देखो देख सकते हो यहाँ पे 40 का सीधा सीधा ये दोगुना हो रहा है। 40, 40 दूनी 80 और 500 दूनी 1000। तो 40 इसका ये दोगुना हो रहा है तो इस 200% ये इसकी सीधी सीधी देखने के लिए मिलेगी। 200% अधिक है राशि, दोगुना तो मतलब 200% अधिक है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी ये गलत हो जाएंगे। 50%, 50% आधा तो बिल्कुल ही नहीं है और 400% 4 गुना थोड़ी है, 100% 1 गुना थोड़ी है, बराबर थोड़ी है। तो यहाँ पे 200 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा निकल के। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे अगर इस प्रकार से करोगे तो जल्दी से निपट लोगे इस क्वेश्चन से। मार्क को रिव्यू कर दिया ये प्रीवियस और अनमार्क को रिव्यू करते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 वर्षों बाद एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 150 रुपये है, 150 रुपये और 180 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप उससे कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जो हमारे पास सी आई और एस आई का डिफरेंस इक्वल क्या, सी आई एस आई का डिफरेंस इक्वल होता है हमारे पहली साल की इंटरेस्ट, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सी आई एस आई का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 30, 180 में से 150 जाएंगे तो 30 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड, फर्स्ट ईयर का ये मतलब 1 साल का ब्याज कितना है, जब 2 सालों का साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं, 2 साल का ब्याज 150 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 75 रुपये, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट हो गया, आर परसेंटेज हम रेट परसेंटेज निकाल ही रहे हैं, और नीचे 100, तो ये हो जाएगा 100 की इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 300 यहाँ पे हो जाएगा 3000 अपॉन 75 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे निकल के आ रहा होगा ये हमारा, सॉरी यहाँ पे रेट परसेंट नहीं, 1 मिनट, जो यहाँ पे परसेंटेज है ना, ये रेट परसेंटेज में नहीं आएगा, रेट तो ऑलरेडी परसेंटेज में निकल के आएगा, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, आर है, रेट दर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 75 से काटोगे, 75 चौका 40, ठीक है, 40 बार कहते हैं, 75 चौका 300 होता है, और 1 जीरो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 40% निकल के आ रहा होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो 40% हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, ये सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 120 है, और ये 5, 6, 8, 10, 12 से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखो ये 120 12 से पूरी तरह विभाजित है, 10 बार, 10 से 12 बार विभाजित है, 8 से 8 एकम 8, 8 पन्ना 40 विभाजित है, 6 से 6 दूनी 12, 5 से भी 5 दूनी 10, 5 से 0 5 होना चाहिए, 5 दूनी 10, और 5 बचे कितने 2, 5 चौक 20, 5 से भी ये विभाजित है पूरी तरह से, तो 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 को सेलेक्ट करने के बाद 120 सेलेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु की खरीद पर 10% का लाभ पर बेचा और उसे 20% कम क्रय मूल्य पर खरीदा होता, तो 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखोगे आप, हम इसमें सीपी जो है अपना सीपी कॉस्ट प्राइस, वो आप हम मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है। तो इस ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है उसने 10% लाभ पर बेचा, तो 100 की वस्तु को इसने 10% लाभ पे बेचा, 10% के लाभ पर प्रॉफिट पे, तो इसने वस्तु बेची 110 में। पर ये बोल रहा है अगर इस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, तो ये 100 की जो खरीदी है, अगर ये 20% कम में खरीदी होती तो इसने कितने की खरीदी होती, 80 रुपये की। अब ये बोल रहा है अगर 80 की खरीदी होती तो इसे 40% का लाभ होता, तो 80 की वस्तु पे 40% का इसे लाभ हो रहा होता। 2 जीरो 40% निकाल दो, जीरो से जीरो कट जाएगी, ये इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 8 चौक 32, तो इसे 32 का प्रॉफिट हो रहा होता, मतलब 80 की वस्तु पे इसे 32 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता। 80 की आड़तिया 112 रुपये का ये कुल मिला के फिर इस वस्तु को सेल कर रहा होता। पर ये बोल रहा है नहीं, इसने 110 मतलब 1000 रुपये अधिक पर बेचा, 1000 रुपये पर। यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे सॉरी ये परसेंटेज नहीं आएगी, परसेंटेज निकल गई, ये परसेंटेज गलत लिख दी है, परसेंटेज नहीं आएगी। तो अब देखोगे यहाँ से देखने में दिख रहा है आपको 2 यूनिट अधिक फालतू में बेगा, 2 यूनिट पर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है नहीं 1000 में 1000 फालतू बेगा, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 500 निकल के। अब पूछा क्या है हमसे, पूछ रहा है वो हमसे वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 100 की वैल्यू पूछी है, जब 500 की मल्टीप्लाई कर दो, जब 1 की वैल्यू 500 है तो 100 की वैल्यू 500 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमारा कितना 50,000 निकल के आ रहा होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज मैदान का क्षेत्रफल मीटर प्रति मीटर स्क्वायर में क्या है, इसकी भुजाएं 85 मीटर और 85 मीटर, 2 भुजा दे रखी है 85 मीटर की और 85 मीटर की, और इसका और तीसरी दे रखी है 154 मीटर की। अब देख पा रहे होगे
दो भुजा यहाँ पे 185 सेंटीमीटर की दे रखी है, मतलब हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा 85 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा 85 सेंटीमीटर की, तीसरी भुजा दे रखी है हमारे पास 154 सेंटीमीटर। तो कहीं देखोगे तो आप इसको आपको पता चलेगा ये यहाँ पे हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनना है। अब ये हमसे पूछा गया ये त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, बाकी आप जो हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला होता है उसके से भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ सेफ साइड जाऊँगा, यहाँ पे हीरोन्स इससे फॉर्मूले से निकालूंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, तो वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बाकी मेरे को याद है तो मैं यहाँ पे बी अपॉन, देखो ये भुजा हो गई ए, ये भुजा हो गई बी, ये भुजा होगी सी, सबसे बड़ी वाली भुजा होती है हमारी बी, तो बी बाई फोर अंडर रूट 4a² माइनस 4a² माइनस b², ये इसका फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे होंगे क्या, अपना क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बी ए, देखो यहाँ पे बी ए 154 में 4 से डिवाइड करोगे और अंडर रूट यहाँ पे इसकी वैल्यू रखने से पहले आप एक चीज़ देख रहे होगे, ये 2 बार 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 72 बार यहाँ पे कट रहा है, ये 2 सत्ते 14 नहीं 2 सत्ते 14 77 बार कट रहा है, सॉरी 77 बार यहाँ पे कट रहा है। अब आप 77 में एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि 77 हमारा 11 और 7 का मल्टीपल है। अब 77 यहाँ पे देख रहे हो, 77 ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जैसे 77 का मल्टीपल होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो 77 का मल्टीपल होगा, 2 कटेगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, बाकी ये हमारा 77 का मल्टीप्लाई होगा। 77 के मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई 7 होता है, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, वही हमारा आंसर होगा। 7 6 13, 13 8 6 14, ये हमारा नहीं होगा। 8 7 2 9 और 8 2 10, ये भी हमारा नहीं होगा। 7 2 9 7 2 9, ये हमारा राइट आंसर हो रहा होगा। और बाकी इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 और 2 8 और 8 8 16, 6 में से 16 नहीं, ये भी हमारा गलत आंसर हो रहा होगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बाकी अगर हमको दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल मिलते तो हम बाकी फिर सेवर से चेक करते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मिल चुका है। आपने इस 3 को सेलेक्ट करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं है आप इसे हीरोज का फॉर्मूला से निकालने लग जाते, इन तीनों को जोड़ रहे होते, जोड़ने के बाद बटे तू 2 कर रहे होते, अंडर रूट में यहाँ पे फिर S1 माइनस S2 और वो इतना सारा करने पे कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बैठती। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से किया जाता है, तभी आप सेफ साइड निकल रहे होगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक को कुल वैध मतों का 60% मिला है, जो वैध मत है हमारे उनका 60% मिला है और 10% मत अवैध निकले। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 100% वोटिंग हुई, 100% में 10% अवैध निकले, तो वोटिंग हुई मतलब जो 90% है ये वैलिड वोट है। अब जो इसको प्राप्त हुआ है, ये एक को वैध मतों का वैलिड वोटों का 60% प्राप्त हुआ है। अब 19 का 60% होता, 19 का हमारा 60% होता है 6/10, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 9 छिक्की 54, तो यहाँ पे 19 का 60% होता है हमारा 54, 54 निकल के आ गया। अब ये बोला डाले गए वोटों का कुल जो संख्या थी, जो डाले गए थे वोट, ये नहीं बोला कि वैध थे या वो अवैध थे, ये जो डाले गए वोट थे हमारे 100% डाले गए थे, इनकी जो संख्या है ये हमारी बता रहा है ये 10,800, तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 108। अब ये बोला दूसरे उम्मीदवार को जो वैध मतों की संख्या कितनी थी, तो वैध मत ये वैलिड वोट का ही पूछा 90 का। दूसरे कैंडिडेट को, जब पहले कैंडिडेट को 54 मिल गए तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिल रहे होंगे, यहाँ पे पहले को 54 मिल गए तो 54, 90 में से 54 घटाओगे तो 9 में से 6, और देखो 6 तो यूनिट डिजिट लास्ट में 6 आएगा, और आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे 108 से तो 6 8 48, तो यूनिट डिजिट निकल के आ रहा होगा हमारा 8। 8 आप इसमें चेक करोगे किसी में, यहाँ पे एक ही यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें 8 यूनिट डिजिट है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी हमें यहाँ से इसमें से घटाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और यहाँ पे इसके 180 से मल्टीप्लाई भी इजीली हो गई। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गया सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 संख्याओं का औसत 67 है, तो 4 संख्याओं का हमारा सम कितना हो गया, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 छिक 42, 43 44, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 छिक 42, 43 44 हमारा हो गया सम। अगर एक संख्या निकाल दी जाए तो 3 संख्या बचेंगी और उनका औसत हो गया इसका 70, तो 7 21 210 बच गया। अब यहाँ से ये बोल रहा है बची हुई संख्या ज्ञात कीजिए, जो निकाल दी संख्या उसको ज्ञात करना है, तो 8 का 8 ही 8, एंड यहाँ पे से 4 में से गया तो 3, 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो गई शायद, मुझे लग रहा है 3 और 2 में से गया, इतना तो ये बढ़ नहीं रहा। 4 संख्याओं का एवरेज 67 है, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 6 24 25 26, और यहाँ पे देखो एक मिस्टेक देख रहे हो गए यहाँ पे
यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या मिस्टेक होगी दिखाता हूँ आपको। 4 7 28 का 8 हासिल 2 4 3 24 25 26, ये 26 आ रहा होगा यहाँ पे राइट आंसर। 8 में से 0 गया तो 8 और 6 में से 1 गया तो यहाँ पे 5, तो 58 निकल के आ रहा है हमारा राइट आंसर। तो 58 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट। तो इस प्रकार की सिली मिस्टेक से आपको बचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार की सिली मिस्टेक हमारे एग्जाम में नंबर से दूर ले जाती हैं, तो इस प्रकार की गलतियों से बचना है। देखो अभी मेरे से ही हो जाती है गलती। एक बाल्टी में तरल ए और बी 16:17 है। ए और बी की दो बाल्टी हैं। ए 16 अनुपात और 17 अनुपात में ये ए बी को रखा गया है। अब ये बोल रहा है 132 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। अच्छा 132 लीटर का मिश्रण है, इसमें से निकाला जाता है। और ये किस में से निकालने की बात कर रहा है, ये ए में से निकालने की बात कर रहा होगा। ए में से 132 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, अच्छा माइनस, और 132 लीटर मिश्रण बी में भरा जाता है। बी में 132 लीटर मिश्रण इसमें भर दिया। अब अनुपात जो होता है हमारा नया अनुपात, ये 5:6 हो जाता है। 5:6। प्रारंभ में तरल बी की मात्रा क्या थी? प्रारंभ में जो तरल बी की बात कर रहा है ये इसकी मात्रा क्या थी? तो इसकी मात्रा होगी ये हमारी 17 का मल्टीपल होगी। अब आपको देखने से पता चल रहा है, क्योंकि 17 ऐसा नंबर है इसको काट पीट के कुछ नहीं किया जा सकता। 17 है तो इसका मल्टीपल ही निकल के आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा। 17 का मल्टीपल चेक कर लेंगे तो 17 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119, 119 के बाद यहाँ पे 120, 8 9 17, तो ये हमारे यहाँ पे 17 का मल्टीपल नहीं है। 17 पंजे 85, तो 85 के बाद बचेगा 95 में 10 और 3 13, 13 और 8 138, 17 पंज ये 138 भी नहीं होता 17 का मल्टीपल। 17 छिक्की 102 और बाकी यहाँ पे 4 6 बच रहे होंगे, 17 चौका 68, तो ये हमारा 17 का मल्टीपल है। इसे चेक कर लेते हैं। 17 छिक्की 102, 102 और 102 के बाद बच रहा होगा 112, 10 और 5 15, तो ये भी हमारा यहाँ पे एक 17 का मल्टीपल नहीं है, एक ही यहाँ पे 17 का मल्टीपल है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज से। तो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। 3 वर्ष बाद, टाइम दे रखा है हमें 3 वर्ष, और यहाँ पे दे रखा है 4/3 पैसे उधार देता है तो लौटा दे। ब्याज की दर पूछी है, रेट परसेंट क्या है? तो देखो यहाँ पे दे रखे है 4/3। हमने मान लिया ये हमारा मूलधन है और ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट मतलब तीन तीन के बाद ये 3 साल बाद 4 रुपये लौटाए, तो ये हमारा 3 का मूलधन पे हमारा 1 की ब्याज लगी, 4 रुपये अपने लौटा दिए। तो ब्याज कितने की लगी? 1 की, सॉरी, जो हमारी ब्याज लगी वो 1 रुपये की लगी। और हमारा अमाउंट यहाँ पे मूलधन था 3 रुपये, और टाइम कितना था? 3 साल। आर परसेंटेज हमें निकालना है, बटे में 100 आएगा। 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, 100 3 3 9 बटे में आ जाएगा इक्वल टू आर। तो 9 से काट लोगे तो 9 से काटोगे आर निकल के आ जाएगा हमारा 11 सही 1/9 परसेंटेज निकल के आ रहा होगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 सही 1/9 ऑप्शन नंबर वी होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वी, यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा क्या? अब देखते हैं अब आगे हमारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ए बी और सी अकेले किसी काम को 10 15 और 10 12 15 वर्ष 10 12 15 दिनों में करना है। एक्साइटिंग में हो जाता है। C1 C2 C3 3 लोग हैं ये, और ये कर रहे हैं काम को 10 12 15, तो टोटल काम कितने में होगा इनका? ऐसे में निकालेंगे 15 चौका 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक है। टोटल काम हमारा 60। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन C2 अपना काम पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया। काम कितना दिनों में पूरा हुआ? तो जो हमारा 60 काम है और ये C2 हमारा 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर ये 2 दिन पहले छोड़ के नहीं जाता तो हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा होता। और टोटल हमारा काम कितने दिन में होगा? 6 बार 5 वर्ग और 4 वर्ग, 6 5 11 4 15, 15 काम। तो 60 और 10 कितने हो गए? 70/15 बटे में यहाँ पे आंसर है, तो इसे हम काट लेते हैं। 14 पंजे 70 और 3 पंजे 15, तो यहाँ पे आ रहा होगा 14/3 हमारा राइट आंसर आ रहा होगा यहाँ पे 14/3 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप 10 का 96%, 10 का 96% 960 हो गया, -40 + 19 भाग
यहाँ पे अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 70। अब देखो इसे देखोगे यहाँ पे 40 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 18। 18 को आप 3 से भाग करोगे, 3 छिंग 18, ये बचेगा 6। तो मतलब इतना निकल के आ गया 6, सॉरी 6 नहीं, कुछ मिस्टेक हुई है। 22, 42 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 18। 18 को 3 से भाग करेंगे, 3 छिंग 18, 6, हाँ ठीक है, 3 छिंग 18, ये ब्रैकेट में ना 70 और फिर 1 मिनट देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इतना निकल के आ गया हमारे पास 6, 6 6 6 6, इसे मिटाते हैं यहाँ पे। इतना निकल के आया हमारे पास ये 6। और फिर ब्रैकेट में तो ये है ही 70 और फिर 6 हमारे पास हो जाएगा 76। 76 को 4 से भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 19। 19 भाग 19 हमारा निकल के आएगा, ये इतना पार्ट 19 भाग 19 करेंगे हमारे पास निकल के आ रहा होगा 1। अब ये +40 और ये -40 और ये +1, तो यहाँ पे आ रहा होगा हमारा 39। तो 960 माइनस 39 आ रहा होगा हमारा राइट आंसर। 10 में से 9 गया, एक यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैथ का लेवल मुझे आज मॉडरेट ही लग रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 14,000 रुपये है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 9,702 रुपये है। 23% और 22% की 2 में छूट दी गई, तो वाई का मान क्या होगा। इसका मुझे मेरे यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक देखा था, इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने किसी ने बताया था मुझे, शायद यूट्यूब पे ही देखा था मैंने, और वो मुझे फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा। तो इस यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग, मतलब जो लॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, जिससे हर कोई करता है उसी डिवीजन से उसी मेथड से करेंगे, बाकी वो मुझे याद आ जाएगा तो कभी मैं बता दूंगा। वैसे ये डाटा मेरे को आसान लग रहा है 14,000, और तो यहाँ पे ये आसानी से हो जाएगा मुझे लग रहा है, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। 14,000 का हमारे यहाँ पे MRP है। इस पे पहले दी 23% की छूट, तो मतलब 77 का सामान बटे 100, और दूसरी छूट प्रतिशत कितनी दी 100 माइनस वाई बटे 100। ये छूट हमें निकालनी है, वाई का मान कितना है। इसे करने के बाद उसे जो सामान पड़ा ये 9702, इसका इतने का ये सामान पड़ा। अब इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं है बस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। 14 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे, 64 98 का 8 हासिल लगेंगे 9। 64 98 और 9 कितने हो जाएंगे 9 8 17 का 7 हासिल 1 और 9 1 10, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 107। 8 ब्रैकेट में क्या 100 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 9702। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 1078 माइनस 1078 वाई इक्वल टू 9702। अब यहाँ पे एक बात देखोगे आप, आपको एक बात यहाँ पे क्लियर होगी। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको यहीं पे दिखाऊंगा। एंड देखो 1,700 क्या है, 1,700, 1,000 नहीं है, 107800। इसमें से आप जैसे ही यहाँ पे घटाओगे, क्या घटाओगे 9702 को घटाओगे, 97, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, 97 घटा लेते हैं। 9702 को घटाओगे तो कितना आ रहा होगा 8, और यहाँ पे बचा 9, इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 8 9 और इधर बचा कितना 7, 7 में 7 कितना 0, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ पे 1 18, 18098 ये आ रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है या फिर 1 मिनट से दोबारा से हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं इसे इरेज करता हूँ, मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई है। इतनी कैलकुलेशन नहीं बैठेगी इसमें, 1078, हाँ तो एक बार क्रॉस चेक कर दें इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 64 98 का 8 हासिल लगे कितने, 64 98 का 8 हासिल लगे 9, 64 98 और 9 कितने हो गए 98 9 हो गए 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1 9 1 10 107 107800, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1078 वाई, कोई दिक्कत नहीं। और ये हाँ सॉरी 1 मिनट दे तो यहाँ पे दिक्कत हुई है, सॉरी। ये 10 की मल्टीप्लाई इधर जाके होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 9702। ये मैं इसे क्लियर करके लिख देता हूँ।
रंग से वाइट रंग से ही लिख देते हैं 9702। अब देखो यहाँ पे घटाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 107800 में से जैसे ही आप घटाओगे 9702 तो यहाँ पे निकल के आ रहा होगा, 0 में से 0 गए 2 और 8 में यहाँ पे 10 में से 2 गए तो 8, बाकी यहाँ पे बचा 7, 7 में से 0 जाएगा तो 7 और यहाँ पे बचा फिर 16, 16 में से 7 गए 9, 9 और 9 और यहाँ पे बचा 10, 10, 10। कोई मिस्टेक हुई है? हाँ सॉरी, देखो दोबारा से करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। देखो होपलेस, थोड़ा सा मैं वो हो रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ, वो नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस प्लस में ही खेल जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बार मिस्टेक हो गई ना, इसलिए मिस्टेक, एक बार मिस्टेक हो जाती है तो माइंड थोड़ा ऐसा ही हो जाता है और क्वेश्चन गलत होने लग जाते हैं। 0 में से 0 गया। अभी देखो मैं ये बोल रहा था वो टेस्ट का लेवल आसान आ रहा है और देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन की थोड़ी मिस्टेक है। और इस क्वेश्चन की मेरे को शॉर्ट ट्रिक ही पता है, वो मेरे शॉर्ट ट्रिक दिमाग में नहीं आ रही है, आ जाएगी तो बता दूंगा। 0 में से 0 गए तो 0, 10 यहाँ पे बचे, 10, 10 में से 2 गए तो 8। अब बाकी यहाँ पे क्या बचा 7, क्योंकि यहाँ से एक ले लिया इधर की साइड में, तो 7 में से 0 गए तो 7। अब बाकी 7 में से 7 गया तो 0, 10 में से 9 गया तो 1, तो यहाँ पे निकल के आ गया। देखो जब इसमें से इसको हटाएंगे इधर ला के तो ये, और इधर का इधर जाएगा, ये बराबर के इक्वल, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आया 10,780 इक्वल टू 1078 वाई। अब ये कट जाएगा इससे 10 बार, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10, 10 आ रहा होगा हमारा वाई इक्वल टू 10%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना घुमाया इस क्वेश्चन ने भाई, सही में का 2 मिस्टेक करवा, 2 बार इसने दिमाग घुमा दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे टाइम बर्बाद करती है। एक समबाहु चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं क्रमशः से 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण 13 सेंटीमीटर लंबा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं आपको बता दूं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोनों हो जाएंगे 12 मल्टीप्लाई 5, 2 से 2 कट जाएगी, ये 12 पंजे 60, 60 सेंटीमीटर आ रहा होगा हमारा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस प्रकार के आसान क्वेश्चन आते हैं तो मज़ा होता है करने में। बाकी कोई क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव या ऐसा आ जाता है तो दिमाग खराब कर देता है वो। देखो फिर से क्वेश्चन आसान, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त 72 है और इनका यहाँ पे गुणनफल दिया रखा है 1728, इन्हें गुणनफल दे रखा है। महत्तम समाप्त यहाँ पे पूछा है और सीधा सीधा कंसेप्ट है एचसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। ऐसे काट लो, कितने से काट लो, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 72, 8 से कट रहा है तो इसे 9 से काट लो, 9 8 72, मतलब 8 72, 8 से काटोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक बचेगा 8 एकम 8 और 4 12, 8 6 48, 216 बार कटेगा। एक्स से काटो 8 9 एकम 9 दूनी 18, 19 20 21 3 और 9 चौक 36, तो एक्स इक्वल टू आ रहा होगा हमारा 24, 24 आ रहा होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है हमारे पास राइट आंसर। एक तो देखो मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आ रही होगी, उस वजह से थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है, और तो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन की गलती होना जाहिर भी है, इस वजह से भी ये क्वेश्चन में सीधी मिस्टेक मेरी हो जाती है, जो कि बैकग्राउंड में मेरे में नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहती है, पीछे घर वाले वगैरह बोलते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। एक व्यक्ति पहले 25 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय कर रहा है, ठीक है। अगली 38 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय कर रहा है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? औसत गति का एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टी टी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 25 किलोमीटर और 38 किलोमीटर, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 3 2 5 और 1 6 63 किलोमीटर टोटल दूरी होगी। टाइम कितना हो गया 60 मिनट और 30 मिनट 90 मिनट। 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 घंटे नहीं लिख सकते, 1.5 घंटा हो गया ना ये, 3/2 घंटे नहीं लिख सकते, तो 3/2 घंटे लिखने में क्या, 3/2 घंटे लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाएगा, 3 से 21 को काटोगे 21 से 63 होता है, 21 दूनी यहाँ पे एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी 21 दूनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन हो गए, बहुत बोरिंग सा फील हो गया उस क्वेश्चन की वजह से आज। 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दोबारा से क्वेश्चन पे घूम के दिखा रहा है,
ये मैं क्या करता चल रहा हूँ, बार बार हर किसी को मार्क फॉर रिव्यू करता चल रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है। चौथा क्वेश्चन ये कौन सा रह गया? अच्छा, चौथे क्वेश्चन पे हमने टिक तो किया था, यहाँ पे चौथे क्वेश्चन को 50,000 पे टिक किया था हमने। हाँ, 10% का लास्ट में वो पूछ रहा था, यहाँ पे 10% अधिक बेचता है, 40% का लाभ क्या था ये, मुझे ध्यान आ रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 50,000 सेलेक्ट किया था। बाकी एक बार और देख लेते हैं इसको, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। बार बार देखो, इस वजह से दिमाग खराब होता है। 100 का क्रय मूल्य है, इस पर हमारा 10% का लाभ हुआ तो 110 पे बेचा। अब बाकी ये बोल रहा है 20% कम में बेचता तो 80 में बेचता, 80 में बेचने के लिए इसे यह 40% का लाभ कमाता। 40% 2/5 तो 80 पे ये हमारा 2/5 करता। 16 ये 16 दूनी 32, तो 5 से 1 कट जाएगा 16 बार, 16 दूनी 32, तो इस पे 32% अधिक में बेचता। 32 8 में 10 11 112 में बेचता। 100 से 110 दो की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमारी 1000, तो 2 की वैल्यू 1000, तो यहाँ पे पूछी कितनी है, हमारा कॉस्ट प्राइस पूछा, तो इधर 50 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 50 की मल्टीप्लाई कर दो। 50 दूनी चूँकि 100 हो जाएगा ना, CP हमने 100 माना था, 100 इक्वल टू, और यहाँ पे 50 तो ये रही, और 3 जीरो इधर ऑलरेडी है, 1 2 3, तो 50,000 ऑलरेडी यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। मैं तभी तो बोल रहा था कि 50,000 मैंने मुझे ध्यान से सेलेक्ट किया था। आई होप यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन सारे हो गए। ठीक है, ये मार्क फॉर रिव्यू में चले गए, पर यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू के क्वेश्चन आंसर्ड ही माने जाते हैं। बाकी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करके हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ज़्यादा आज दिमाग खराब हो गया उस क्वेश्चन की वजह से। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है पूछा है, इस पर ध्यान देना। पिछले मॉक टेस्ट में मेरे से एक क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुआ था, स्टेटमेंट वाइज कैलकुलेशन, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न था, RW के मॉक में था वो, मैंने RW के मॉक टेस्ट में दिया था। स्टेटमेंट वाइज पूछा था उसमें, और नहीं था, कौन सा नहीं है ये पूछा था, मैंने कर दिया हाँ, तो मैंने दोनों सही कर दी थी। इस प्रकार से सिली मिस्टेक हो जाती है। IBM 362, IBM 62, सो मतलब 1620, यहाँ पे ये हमारा थर्ड पीढ़ी का नहीं है। और बाकी 360 और हॉर्नवेल ये IBM 303 थर्ड मतलब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप यूज़ की थी। IC चिप की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और सेकंड जनरेशन की बात करूँ, सेकंड जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन की बात करूँ, फर्स्ट जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो IBM 360 ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। IBM 1600 ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी यदि 3 बटनों के संयोजन, देखो तीनों बटनों का संयोजन 3 उंगली की सलामी किसे माना जाता है? तो ये सेम यही क्वेश्चन, ये मॉक टेस्ट इनके पिछले मॉक टेस्ट में, मतलब पिछले ये क्वेश्चन पिछले मॉक टेस्ट का रिपीट क्वेश्चन है। तो ये मेरा पिछली बार गलत गया था, पर मुझे अब पता है, वो मैंने लिख लिया था। कंट्रोल अल्ट डिलीट, ये हमारा 3 उंगलियों की सलामी करती है, मतलब सलामी कहा जाता है इनको। और माइक्रो सभी वर्ड दस्तावेजों को फाइलों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल साइज क्या होता है? 1 मिनट में इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ इनके क्वेश्चन को। तो सभी दस्तावेजों के फाइल के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन हमारा डॉस होगा। MS वर्ड के लिए JPG हमारा JPG फाइलों के लिए होता है। JP जॉइंट फोटोग्राफी ऐसे करके इनकी इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी फिलहाल के लिए मुझे टेक्स्ट होती है ये हमारी टेक्स्ट फाइल के लिए। एंड चलो दिमाग पच्ची नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक प्रकार है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन फाइबर भी हमारा होता है, केबल मॉडेम भी होता है, केबल के माध्यम से भी होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये भी होता है हमारा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जिसमें आ जाए वो 90% चांस रहती है कि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन राइट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एलिमेंट स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है? टूल बार नहीं, और स्क्रीन नीचे तो यहाँ पे टाइटल बार टास्क बार हमारा दिखाई देता है। नीचे टास्क बार पे जो एप्लीकेशन वगैरह खुले रहते हैं तो वो हमारे होते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं उनको यहाँ पे, टास्क बार पे वो एप्लीकेशन होते हैं। नेक्स्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्तियों का ये होता है हमारा, पंक्तियाँ जो होती हैं, पंक्तियाँ, मैं इसको इंग्लिश में करके देखता हूँ, मेरे को हिंदी में थोड़ा मिस्टेक मुझे हो जाएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रोज़ के बारे में पूछा है, तो रोज़ होती है हमारे यहाँ पे, रोज़ नंबर्स होते हैं ना, हाँ रोज़ नंबर्स होते हैं। ये मिस्टेक होती है, इनमें से मिस्टेक वाले क्वेश्चन है ये बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट का फ़ायदा है? इंटरनेट का फ़ायदा सूचना और शिक्षा के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। कनेक्टिविटी, संचार और कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। पता मैपिंग और सूचना के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। बोला था ना मैं, जहाँ पे उपयोग सभी आ जाए वहाँ पे ज़्यादातर चांस रहते हैं यही उपयोग सभी। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर तो इसमें कोई सोचने वाली नहीं है, प्रिंटर से हम आउटपुट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कैश एक हाई स्पीड एक्सेस क्षेत्र है। हाँ, ये मैं कैश मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। इसे मुख्य मेमोरी के
का आरक्षित खंड या स्टोरेज डिवाइस पर हो सकता है। ठीक है। कैश मेमोरी एक स्थायी संरक्षण क्षेत्र है। स्थायी क्योंकि ये एक स्थायी क्षेत्र पे होती है जहाँ वेबसाइट डेटा संग्रहित करते हैं। कैश प्रकार का मेमोरी का एक प्रकार है भैया। ठीक है। कैश के प्रकार मेमोरी कैश से डिस्क कैश होती है। मुझे लग रहा है उपयुक्त सभी कर देता हूँ, मुझे सभी सही सही से लग रहा है यहाँ पे। MS एक्सेल में नवीनतम संस्करण में प्रत्येक वर्कशीट में कितने होते हैं? यहाँ पे वर्कशीट में होंगे यहाँ पे 16,384 कॉलम होंगे और बाकी रो की बात करी जाए तो 1,48,576 यहाँ पे हमारी रो होती हैं। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, सॉरी 10,48,576 हमारी यहाँ पे रो होती हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। देख लो यहाँ पे सबमिट करने से पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे आंसर इट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन काउंट आंसर इट 2 क्वेश्चन और बाकी नॉट आंसर 10, मार्क्ड फॉर, अच्छा मार्क फॉर आंसर तो इसमें आ जाएंगे ना, विजिट 10। ठीक है, सबमिट करते हैं। तो देखो 100% की एक्यूरेसी मतलब सारे क्वेश्चन सही हैं। 25 हमारे नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। परसेंटाइल से हमें कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल के लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो सब चीज़ सही है, जैसे मैंने कराया है ऐसा ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एनालाइज, देखो बहुत से यहाँ पे लोग बोल रहे, मतलब लोग तो नहीं बोल रहे थे, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। कभी आपके मन में ये डाउट आए कि इसे, जैसे मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ अभी, बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट में बोल भी सकते हैं और बोलना उनका जाहिर भी है कि 100% की एक्यूरेसी 15 से 15 ये सवाल कैसे हो जाते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी मैथ मैंने कंप्लीट किया हुआ है। कंप्यूटर भी मैं 5 से 6 महीने से पढ़ रहा हूँ। हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कंप्यूटर के और मैथ के क्वेश्चन सही नहीं होंगे। आप भी एक टाइम पे कंप्यूटर और मैथ को पूरे 100% कर रहे होगे। ठीक है, ये बात मैं बोलना चाहूँगा। और फिलहाल आपको लिए मैं ये बता देता हूँ, आप सोच रहे होगे कि ये दोबारा अटैम्प्ट करके दिया जाता है। पहले तो ये बता दूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज है परचेस वाली है, ये परचेस वाली टेस्ट सीरीज है। ये मैंने परचेस किया था ऑलरेडी 6 मंथ के लिए, ये इनसे मतलब परचेस किया था 6 मंथ के लिए 49, हाँ 49 में कोई ऑफर चला था इनका, नहीं 49 में 3 मंथ के लिए था। मैंने 99 में परचेस किया था, 99 में, और एक बार मैंने 49 का परचेस किया था शायद, मुझे ऐसा ध्यान है। मैंने 2 बार परचेस किया है। तो ये यहाँ पे अटैम्प्ट दिखा देता है, अटैम्प्ट 1। ठीक है, अटैम्प्ट 1 अगर एक बार अटैम्प्ट किया होता है और 2 बार अटैम्प्ट कर लेते हैं तो अटैम्प्ट 2 दिखा देता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। बाकी सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इसी प्रकार के सॉल्यूशन हर डेली करते रहते हैं। आज मॉक टेस्ट 4 किया है, कल या शायद परसों वगैरह देखेंगे, नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 5 करेंगे। बाकी आप सभी को पता है ग्रुप डी का, यहाँ पे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। मैं इसी प्रकार ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।